ही रहेंगे, 6 क्वेश्चन रहेंगे और ये भी 5 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 15 क्वेश्चंस 4 मार्क्स ईच, ये हो गए 60 मार्क्स। यहाँ पे भी 60 मार्क्स, यहाँ पे 6 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स रखा गया है, तो 30 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, टोटल हो गया 180। ओके, अब कुछ अच्छी चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो मान लो कि टाइम खत्म होने वाला है और आपके कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं, तो जय माता दी कर सकते हो, ठीक है। क्या पता लक अच्छा रहा तो यहाँ 4 नंबर है, यहाँ 5 नंबर है। नेगेटिव मार्किंग होता तो सोचना भी पड़ता कि मार्क करेंगे, गलत हो गया तो नेगेटिव आ जाएगा, बट इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर टाइम बचता है और टाइम नहीं बचता है और क्वेश्चंस बचते हैं, तो फिर जय माता दी लास्ट में जरूर करना। बट पहले जैसे ड्यूरेशन की बात की जाए तो 1.5 घंटे का टेस्ट रखा गया है। चलो यहीं पे लिख देते हैं। ड्यूरेशन इज ऑफ 1.5 आवर्स, ठीक है। 10 to 11:30, 10 AM to 11:30 AM आपका ये टेस्ट होगा। अच्छा, अब टेस्ट कैसे होगा? देखिए, आप में से बहुतों ने शायद गूगल फॉर्म पे टेस्ट नहीं दिया होगा। हम आपको एक सिंपल सा लिंक प्रोवाइड करेंगे। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में आपको अपना नाम डालना है, अपना बैच नेम डालना है, मतलब कौन से बैच के हो, जैसे आप क्लास 10th के बैच हो तो क्लास 10th लिखना है, और उसके बाद शायद हो सकता है आपका फोन नंबर मांगा जाए। वो फिल करके आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना, आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे आपने नेक्स्ट किया तो आपको मैथ्स के 15 क्वेश्चंस दिखेंगे। अब ऐसा रहेगा कि क्वेश्चंस दिखेंगे और ऑप्शंस दिखेंगे, और फिर आपको 4 ऑप्शन ए बी सी डी में क्लिक करने का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो अब आप अपने नोटबुक पे उसे सॉल्व करोगे और फिर जो भी आपका सही लग रहा होगा आप उस ऑप्शन को मार्क करोगे। क्लियर है? और इस तरीके से जब वो मैथ्स के 15 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लोगे और फिर जब नेक्स्ट कर कर आगे जाओगे तो फिर आपको साइंस के 15 क्वेश्चंस दिखेंगे, सेम उनको अटेम्प्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे इंग्लिश आएगा 6 क्वेश्चंस, नेक्स्ट करोगे एसएसटी आएगा। बैक कर सकते हो, मतलब कि आप बैक करके वापस साइंस पे जा सकते हो, वापस मैथ्स पे भी जा सकते हो। तो ये दिक्कत वैसे और कुछ नहीं आनी चाहिए। सर, हाँ बोलो अमन। सर सारे एक क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे? सारे क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे अभी। ओके सर। तो टोटल कितने क्वेश्चन थे? 15 15 30 36 42। तो आपके 42 क्वेश्चंस रहेंगे इन टोटल। कितने घंटे का टेस्ट है? तो 1.5 घंटे का टेस्ट है। 9:55 के आसपास में आपको लिंक दे दिया जाएगा। 10 बजे आप शुरू करोगे, 11:31 तक 1 से 2 मिनट का आपको बफर दे दिया जाएगा। तब तक आपके टेस्ट को सबमिट हो जाना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद अगर कोई सबमिट करता है तो उसे काउंट नहीं करेंगे। टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, मैथ्स के क्वेश्चंस हर क्वेश्चन को के लिए 4 मार्क्स, साइंस के लिए हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स, इंग्लिश एसएसटी के लिए हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम किए हैं तो उसमें हमने नंबर ऑफ मार्क्स बढ़ा दिए, 5-5 मार्क्स होंगे। टोटल मार्क्स हो गया कितना? 180। तो 180 मार्क्स 42 क्वेश्चंस 1.5 घंटे, ये आपका पैटर्न रहेगा। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अभिनव, आज्ञा, अंश, कोई क्वेश्चन है? आयशा, आयुषी, कुछ भी क्वेश्चन है बताओ। ओके, सो पॉलिनोमियल्स चैप्टर खत्म हो गया जो मुझे पता चला, और शायद सर ने थोड़ा सा चैप्टर 3 भी शुरू किया। आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस क्या होता है इसके ऊपर डिस्कशन किया था सर ने। सर बोलो राघवेंद्र। सर क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से भी आएगा क्या मैथ्स में? नहीं, सिर्फ पॉलिनोमियल्स तक। हाँ। ओके। और आप में से किसी को कुछ पूछना है? देखो, कोई भी डाउट है टेस्ट के रिगार्डिंग तो प्लीज अभी क्लियर कर लीजिए, और अगर कुछ क्वेश्चन रहा तो आप अमन को भी पूछ सकते हो।
आफ्टर द क्लास ही विल बी अवेलेबल। तो शुरू करें फिर मैथ्स के यस साथ। सर। हाँ सर हाँ बोलो। सर जैसे एसएसटी में जितनी पढ़ाई हुई है सर उतना ही ना क्वेश्चन आएगा? हाँ उतना ही आएगा, ठीक है। और अगर कुछ गलती से अगर आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है जस्ट इन केस, तो इतने बच्चे परेशान करेंगे हमें कि फिर आप लोगों को उस केस में तो उस क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाएंगे, तो टेंशन की तो बात ही नहीं है। तो आप लोग तो मनाओगे कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ जाए ताकि हमें फ्री के मार्क्स मिल जाए। ओके सो गाइज, आई होप आपने अपना एनसीईआरटी भी अपने पास रखा होगा। अब क्या रहेगा, कोशिश मतलब लास्ट क्लास तो मैं पूरा चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था, पर होपफुली अब कर पाऊंगा। सो चैप्टर नंबर 3 में पहले हम एनसीईआरटी को कवर करते हैं। ओके, अवंती का मॉड्यूल आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा और मैं स्क्रीन शेयरिंग करके वहां से डाउट्स भी आप लोगों के पूछूंगा। और जब एनसीईआरटी लेवल, बेसिक लेवल एक बार डन हो जाएगा तो ओलंपियाड्स के भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे कि मुझे जहां तक सुनील सर ने बताया कि उन्होंने आप लोगों के साथ लीनियर इक्वेशन डिस्कस कर लिया था, राइट? क्या कोई बताना चाहेगा लीनियर इक्वेशन क्या होता है? अंशु, टाइमिंग तो आपको दिख गया होगा, राइट? बताइए कोई, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? An equation of the form of ax plus by plus c is equal to 0 and a b c are real number and a is not equal to 0, b is not equal to 0. ये सीधा एनसीईआरटी का लाइन है। सर आर एस अग्रवाल में भी ऐसा ही है सर। अच्छा, आर एस अग्रवाल खोल के बैठे हो। No sir. देखो गाइस, सबसे पहली चीज, जब मैंने आपसे सिर्फ लीनियर इक्वेशन पूछा ना, तो आपको सीधा चले जाना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। अब जैसे लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर वर्ड क्या बताता है? लीनियर वर्ड बताता है कि डिग्री कितना होगा? डिग्री होगा 1। मतलब कि आपको जहां भी वेरिएबल देखने को मिलेगा, वेरिएबल के ऊपर पावर होगा 1। ओके, हाँ, वेरिएबल के ऊपर पावर होगा 1, ठीक है। अब इसके अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। कैसे कैसे कैटेगरीज होते हैं? हो सकता है आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मिले, हो सकता था 2 वेरिएबल मिले, हो सर लीनियर सकता इक्वेशन का डेफिनेशन बता दीजिए सर। देखो, सिंपल लीनियर इक्वेशन की बात करें, एन इक्वेशन, उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म हम नहीं बोलेंगे, हम सिंपली बोलेंगे एन इक्वेशन where the highest power of the variable or the degree of the variable is 1. Okay, an equation where the degree, अब डिग्री वर्ड तो आपको पता है, डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1, ठीक है। लीनियर का मतलब है डिग्री 1 होता है, इतना ही दिमाग में क्लियर रखना, और इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये अलग अलग केसेस आते हैं, 1 वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का। जैसे आप लोगों ने मेनली 8th 9th में 1 वेरिएबल के साथ ही डील किया है, और थोड़ा मोड़ा क्वेश्चंस में कभी कभार 2 वेरिएबल, जैसे क्लास 8 में आपका चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्लास 9th में आपका चैप्टर था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, क्लास 10th में 3 वेरिएबल तो ऐसे दिया ही नहीं जाता है। ओके, 3 वेरिएबल आपको थोड़ा सा ओलंपियाड वगैरह के लिए देखना पड़ता है, बट 10th लेवल पे आपको 3 वेरिएबल नहीं मिलेगा। अब ये चीज आपने क्लास 8 में किया था, ये क्लास 9th में किया था, और यहां जो आपको मिलेगा, और जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो अंतर क्या है? आपने जो क्लास 9th में किया था उसमें एक ही इक्वेशन होता था, लेकिन यहां आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगे और 2 वेरिएबल्स मिलेंगे, ठीक है। 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल रहेंगे। तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, अब जैसे कि जब मैंने पूछा था लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है, और अंशु ने बोला था कि इट इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0
where A, B, C are real numbers and A and B both is not equal to 0. ठीक है, कभी कभार आपको किसी किसी बुक में इसको ऐसे लिखा जाता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0. दोनों का मतलब यही है कि A और B 0 नहीं है, दोनों साथ में 0 नहीं है. ओके, अब जब आपने ये डेफिनेशन बोला था ना, तो आपने डेफिनेशन बोला था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है x एंड y. ठीक है, दिस इज अ स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y. एबीसी क्या है? एबीसी हमारे कांस्टेंट है, रियल नंबर्स है, जिसमें से ए भी 0 नहीं होना चाहिए और बी भी 0 नहीं होना चाहिए. मान लीजिए अगर ए 0 हो गया तो ये टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये टर्म खत्म हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो फिर ये इक्वेशन क्या हुआ? बी वाई प्लस सी फॉर्म में रहा. बी वाई प्लस सी फॉर्म में रहने का मतलब क्या है कि ये बना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें हमको एक ही वेरिएबल दिख रहा है. सिमिलरली अगर किसी केस में बी 0 हो गया तो हमारे पास क्या बना इक्वेशन? ax प्लस सी. ठीक है, अब ax प्लस सी में भी क्या है? c कांस्टेंट वाला पार्ट है. ax एक वेरिएबल दिख रहा है तो वो भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा. तो टू वेरिएबल बनने का कंडीशन क्या है कि जो दो वेरिएबल है उसके साथ जो कांस्टेंट होंगे ना वो कभी भी 0 नहीं होने चाहिए. राइट, तो ये डेफिनेशन वाला पार्ट आई होप क्लियर होगा ऑलरेडी. सर आवाज नहीं आ रहा. आवाज नहीं आ रहा? अमन पहले खुद को म्यूट करो. आवाज अभी ठीक है? Yes, sir. Okay, so guys, so can I say now that linear equation in two variables का definition आप लोगों को clear है? ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, उसमें ये तीन रियल नंबर्स होंगे और ये दोनों साथ में 0 नहीं होने चाहिए. ठीक है, ये हमारा हो गया डेफिनेशन. अब ये किसका डेफिनेशन है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लेकिन क्या हम सिर्फ एक इक्वेशन के साथ डील करेंगे यहाँ पे? नहीं, हम डील कर रहे हैं पेयर. पेयर मतलब दो होंगे एक साथ. राइट, सो अब अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो फॉर्म कैसा रहने वाला है? अब यहाँ पे इसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा. इसको लिखा जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. कोई क्वेश्चन? कुछ दिमाग में डाउट आ रहा है? चलिए मैं थोड़ा सा ना एक काम करते हैं, थोड़ा एनसीईआरटी भी शेयर करते हैं. ये आपका एनसीईआरटी. तो यहां से टॉपिक शुरू होता है. ये देखो अंशु, जो डेफिनेशन था ये किस चीज का डेफिनेशन है यहाँ पे ठीक से देखिए. दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. अब थोड़ा सा इस नीचे जाते हैं. तो अब ये किसका बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं सॉल्यूशन का. तो सॉल्यूशन वाली चीज मैं अभी थोड़ा सा ये जो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है ये? each solution x comma y of a linear equation in two variables ax plus by plus c is equal to 0 corresponds to a point on the line representing the equation and vice versa. अब जितनों को इतना ये इंग्लिश नहीं समझ में आया उनको मैं बोर्ड पे समझाता हूं कि ये क्या कह रहा है. वैसे 9th में ये चीज ऑलरेडी कवर हुई होगी. 9th में जो आपका लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर था वहां पे ये बात ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है. जैसे मैं एक सिंपल सा इक्वेशन लिखता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. अब जब आपसे पूछा जाता है ना
कि आपको सॉल्यूशन बताना है, एक इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। अब इक्वेशन में वेरिएबल होता है, तो जब आपसे पूछा जाता है सॉल्यूशन और सॉल्व दिस इक्वेशन, तो बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको इस इक्वेशन में वेरिएबल की वो वैल्यूज फिगर आउट करनी होती है, पता करनी होती है, जिसके कारण ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो। जिससे अभी फिलहाल अगर बात करें x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो यहां क्या क्या पॉसिबिलिटी दिख सकता है। यहां पे हो सकता था कि कोई बोलेगा कि सर x को 0 रख देते हैं, y को 3 रख देते हैं, तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। कोई कह सकता था कि सर y को 0 रख देते हैं, x को 3 रख देते हैं, तो वो भी एक सॉल्यूशन हो गया। कैसे? 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। तो जब ये वैल्यूज x और y की हम पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, और वो हमारा एक सिंपल सा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब ये मैंने दो इजीएस्ट सॉल्यूशन लिए हैं। हो सकता है कि कोई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना चाहता है या किसी को इंप्रेस करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि सर x का वैल्यू 5/2 रख लेते हैं, y का वैल्यू 1/2 रख लेते हैं, वो भी एक सॉल्यूशन होगा, राइट। 5/2 का मतलब 2.5, 1/2 हो गया अपना 0.5, so 2.5 प्लस 0.5 कितना बन गया, 3 बन गया। तो ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी फिलहाल लीनियर इक्वेशन लिखा मैंने, और उसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। तो जब इक्वेशन एक होता है अब वेरिएबल 2 होते हैं, तो उसके कितने सॉल्यूशन दिख रहे हैं गाइस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है, तो सॉल्यूशन कितना आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 19 लोग अभी क्लास में, तो हर 19 इंसान 19 अलग अलग आंसर्स दे सकता है, राइट। सो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं एल्जेब्रिकली बात करूं, इक्वेशन बेसिस में बात करूं, अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ग्राफिकली। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? नवनीत कुमार, ग्राफिकली सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बताना चाहोगे? यस सर, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नवनीत। ग्राफिकली सर इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सर किसी एक्सप्रेशन को, सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सर रिप्रेजेंट करके सॉल्व करना। ग्राफिकली सॉल्व करना। तो अगर मैं पेयर की बात ना करूं, देखो पेयर वाली चीज तो आप 10th में सीख रहे हो ना, 9th पे चलते हैं। 9th में आपने क्या सीखा हुआ है कि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन सर। स्ट्रेट लाइन बनता है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने सर पॉइंट्स आवाज सही से नहीं आ रही है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स बनते हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो जैसे इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करें, डेस्मोस पे देख लेंगे अभी वैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, बट अगर मैं एक रफ ग्राफ ही बनाना चाहूं यहाँ पे गाइस, एक रफ ग्राफ बनाते हैं। तो ये पॉइंट क्या है, 0,3, तो यहां कहीं होगा वो, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 0,3। सिमिलरली यहां पे पॉइंट है 3,0। तो आपको पता है कि एक यूनिक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको कितना पॉइंट चाहिए, सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। बोर्ड पे अगर मैंने कहीं पे भी 2 पॉइंट मार्क कर दिया ना, तो आप उस 2 पॉइंट से पास करने वाला यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे 1 पॉइंट बनाया, तो कितना लाइन बना सकते हो, बहुत सारे लाइन बन जाएंगे, ऐसे इस तरीके से इनफाइनाइट लाइन बन जाएंगे। तो एक यूनिक लाइन बनाने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए होता है। तो सिमिलरली अब आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है।
तो जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे और वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो वो लाइन बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट आपको प्लॉट करने पड़ेंगे? कम से कम 2। तो 2 से ज्यादा प्लॉट करने में टाइम वेस्ट आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मैंने 0,3, 3,0, उसके बाद क्या करेंगे आप स्केल लोगे, इसको ज्वाइन करोगे और इसको एक्सटेंड कर दोगे और बोलोगे कि ये जो लाइन बनी है ये किसका ग्राफ है? दिस इज द ग्राफ ऑफ x plus y is equal to 3. Okay, this is the graph of x plus y is equal to 3. अब इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होंगे। मान लो ये वाला पॉइंट यहां से उठाता, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे। ओके, इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे। चलो एक काम करते हैं, एक बार फटाफट डेस्मोस पे इसके देख लेते हैं कि ये सारे पॉइंट्स फिर लाई कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इट विल टेक हार्डली 1 मिनट। सो इक्वेशन मैंने सिंपल सा लिया था ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, राइट? थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। तो देखिए गाइस, ये आपका ग्राफ पेपर और रेड कलर की जो लाइन है, ये लाइन क्या है? ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का ग्राफ है। अब ये देखो, ये पॉइंट कौन सा है? कौन सा पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को? ये 3,0 3,0, राइट? और ये हमारा 0,3 हो गया। अब थोड़ा सा जूम करके कुछ रैंडम किसी भी पॉइंट पे चलते हैं। मान लो ये पॉइंट हो गया, ये कौन है? अभी बंद करते हैं। अब जो करेगा उसका नाम मुझे दिख जाएगा यहाँ पे, तो चलो ट्राई करके देखना और मैं आपका नाम लूंगा यहाँ पे। सो और कुछ रैंडम पॉइंट्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए मैं ये पॉइंट को देखता हूं, तो ये रफली कितना आ रहा है? 0.96, 2.04। ऐड करोगे तो क्लियरली क्या दिख रहा है कि ऐड करने से ये कितना हो जा रहा है? ऐड करोगे तो ये 3 हो जाएगा कहीं। और अगर बाहर की तरफ देखते हैं, मान लो ये वाला पॉइंट लिया, ये पॉइंट कितना है? -2.1, 5.1। x का वैल्यू नेगेटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव, बट लेकिन ऐड करोगे तो ये भी कितना बन रहा है? ये भी 3 बन रहा है, राइट? तो सॉल्यूशन ग्राफिकली इसका मतलब क्या होता है कि जब आप उस इक्वेशन को ड्रॉ करोगे वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। वो इनफाइनाइट पॉइंट्स इसका क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब ये इतना हिस्सा क्लास 9th में ऑलरेडी हम कवर करते हैं। 10th में क्या होगा? देखो, टेंथ में होगा कि आपको एक ये इक्वेशन दे दिया गया और एक इक्वेशन दे दिया गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, और आपको बोला जाएगा फाइंड सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो अब आपको वो अलग अलग सॉल्यूशन निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है वो सॉल्यूशन निकालिए जो कि दोनों के लिए सेटिस्फाइड होगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट, इसका भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो आपको पूछा जा रहा है वो पॉइंट जो कि इसको भी सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे साइमल्टेनियसली। ओके, जैसे यहां पे निकाल सकते हो क्या वो पॉइंट क्या होगा? या फिर मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूं, मान लो मैंने यहां पे 5 ही रख दिया और इजी कर दिया, तो क्या वो पॉइंट बता सकते हो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई करेगा? सर 2,1 एग्जैक्टली 2,1। 2,1 कैसे हुआ? देखिए 2 + 1 यहां पे 3, 2 × 2 4, 4 + 1 5। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि पहले वाले इक्वेशन के लाइन के ऊपर भी होगा,
दूसरे वाले इक्वेशन के लाइन के ऊपर भी होगा। तो अब देखो, जब आपसे सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है? तो देयर आर मल्टीपल वेज, बहुत सारे तरीके से हम दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हो गया ग्राफिकली, आप क्या कर सकते हो, आप इसका ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाना तो आपको आता है, इसका ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ बनाओगे, और दोनों का जो लाइन होगा, अगर वो लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को देखोगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं दो लाइंस का, तो क्या दो लाइंस हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे? नो सर। जरूरी नहीं है, राइट? तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है दो लाइंस के रिगार्डिंग? सर या तो पैरेलल होगा या इंटरसेक्ट करेगा या कोइंसिडेंट। ये सब तो पढ़ाई लिखाई करके बैठे हुए हैं, क्योंकि एक जो स्टूडेंट होगा जिसको ज्यादा कुछ नहीं पता, वो बोलेगा कि सर अगर दो लाइंस की बात करें तो दो लाइंस हो सकता है एक पॉइंट पे कहीं मीट करेंगे, या हो सकता है वो दो लाइंस बिल्कुल भी मीट नहीं करेंगे। ऐसे तो ये वाला आप लोगों को दिख रहा होगा मीट कर रहा है। तो दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। और तीसरा क्या हो सकता था कि एक लाइन बना और दूसरा लाइन ठीक इसी के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, दूसरा लाइन ठीक इसी के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये तीन अलग अलग सिनेरियो हो सकता है, और उसी के कारण आपको तीन अलग अलग केसेस पढ़ने पड़ेंगे इस चैप्टर में। इसको कहते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि वो एग्जैक्टली वन पॉइंट पे मीट कर रहा है। ये इसमें क्या है, वो दो लाइंस कभी मिल ही नहीं रहे हैं, और दो स्ट्रेट लाइंस कभी भी नहीं मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो इस केस को क्या बोलेंगे? इस केस को बोलेंगे नो सॉल्यूशन। इस केस को बोलेंगे नो सॉल्यूशन। और इस ऐसा सिनेरियो जहां पे एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है, नवनीत खुद को म्यूट कर लो, आवाज आ रही है कुछ। एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, ऐसा जो सिनेरियो होता है इसको बोला जाता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस। इसका सिंपल सा एग्जांपल होगा, घड़ी, सब कोई घड़ी को तो देखे ही हो। तो जैसे 12 जब बजते हैं तो 12 बजे क्या होता है, जो आवर हैंड होता है और जो मिनट हैंड होता है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर होते हैं, उसको कहते हैं कोइंसिडेंट का केस। तो यहां पे भी ऐसा ही सिनेरियो है। तो अब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, या कोइंसिडेंट कब होगा, इसके कुछ अपने अपने केसेस होते हैं, ठीक है, इसके कुछ अपने अपने केसेस होते हैं या कंडीशंस होते हैं। तो उन कंडीशंस के ऊपर भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपका जो एनसीईआरटी है उसने सॉल्यूशन निकालने के ऊपर फोकस किया, ठीक है, सॉल्यूशन निकालने के ऊपर फोकस किया। अब सॉल्यूशन अगर मैं अगेन एनसीईआरटी के हिसाब से बात करूं तो देयर आर 4 वेज ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन। 4 वेज ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन। पहला हो गया ग्राफिकली, मतलब एक्चुअली में दो ही वेज है, एक ग्राफिकली है, एक एल्जेब्रिकली है। एल्जेब्रिकली अगर अंदर उसके अंदर 3 अलग अलग सिनेरियोस होते हैं। तो अगर मैं एल्जेब्रिकली बात करूं तो एक आता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अगला आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसका नेक्स्ट होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हट चुका है ना सर? हाँ, अभी क्योंकि नॉर्मल एक आइडिया के लिए मैं आपको ये चीजें बता देता हूं, फिर जो जो चीजें हटी होंगी उनको हम साइड करेंगे। क्लियर? अब देखो, ग्राफिकली इसमें से सबसे मुश्किल जो है ना वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही सबसे मुश्किल है। मुश्किल नहीं, एक्चुअली सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ग्राफिकल मेथड का मतलब आपको क्या पता होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं आपको 2 इक्वेशंस दूंगा, आपको दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसमें आपको ये 3 अलग अलग केसेस मिलेंगे। ये एक केस होगा तो इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन।
जो पॉइंट आया कॉमन पॉइंट वो आपका सॉल्यूशन होगा। इसमें जो लाइन है वो कभी भी मिल नहीं रही है, तो ये केस हो जाएगा नो सॉल्यूशन का। और ये है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या है कि दोनों सेम लाइन है, तो सेम लाइन होने का मतलब क्या है, अगर एक लाइन के ऊपर का पॉइंट देखोगे तो वो दूसरे लाइन के ऊपर का भी पॉइंट वो ही रहने वाला है। तो उस केस में इसके क्या होंगे, इसके हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, इसके हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो अभी तक जो हमने नॉर्मल चीजें डिस्कस की हैं इन 20-25 मिनट में, क्या ये चीजें क्लियर है गाइस? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का डेफिनेशन आप लोगों को पता था, लेकिन ये चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे। अब दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब होता है वो कॉमन पॉइंट निकालना है इफ पॉसिबल, जो कि दोनों के ऊपर लाई करे। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के चार तरीके हैं इन टोटल। एक हो गया ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में ये तीन में से कोई एक सिनेरियो आपको हमेशा मिलेगा। फिर आता है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दीज थ्री आर एल्जेब्रिक वेज ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन। ओके, यहां तक क्लियर है? कुछ पूछना है आप लोगों को? नो सर। चैट में कुछ आया है? नो सर। ओके, ठीक है। तो एक बार हम लोग एनसीईआरटी को भी थोड़ा देख लेते हैं, ताकि साथ ही साथ आपको भी फील आते रहे कि हम इंडिया की बाउंड्री में है। तो देखिए, ये यहाँ पे आ गया, लाइन ड्रॉ कर रहे हो, आपका नाम आ गया। चलो अब रब करो। मैंने क्या किया गाइस, मैंने डिसेबल नहीं किया, मैंने एनोटेशंस के ना नाम, जो भी अगर कोई लाइन वाइन बनाएगा उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। सो झटके में चला गया था सर। हाँ, जाएगा ही अभी। नाम आ गया था ना। अब देखिए नीचे, दिस इज द जनरल फॉर्म। ये अगर आपके पास एनसीईआरटी है ना तो आप भी मार्क कर सकते हो, ये एक नंबर के लिए आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे मार्क कर लीजिए, एक नंबर के लिए बिल्कुल इसको पूछा जा सकता है। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? ठीक है, ये रहा सिंपल सा वही a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जहां पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, रियल नंबर्स है। और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट 0। बेसिकली कहना चाहता है कि a1 a2 b1 b2 ये चारों कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये इन्होंने बात किया सिंपल उसके डेफिनेशन के बारे में। फिर देखो नीचे क्या आ रहा है, डू यू नो what do they look like geometrically? तो आपको तो पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ज्योमेट्रिकली क्या दिखते हैं, वो दिखते हैं एक स्ट्रेट लाइन। तो वही चीज यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि रिकॉल दैट you have studied in class 9 that the geometrical representation of a linear equation in two variables is a straight line. तो अगर दो इक्वेशन दे देंगे तो क्या आएगा, आपको दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे। तो वही चीज यहाँ लिखे हुए हैं, देयर विल बी टू स्ट्रेट लाइंस बोथ टू बी कंसीडर्ड टुगेदर साइमल्टेनियसली। अब जैसे ही दो लाइंस की बात कर रहे हैं तो इन तीन में से कोई एक केसेस हो सकता है। तो ये इंटरसेक्शन का, ये नो इंटरसेक्शन का, और ये तीसरा कोइंसिडेंट का। ओके, तो इतना चीज आई होप आप लोगों को अभी तक क्लियर हो गया होगा, राइट? यही तीन केसेस को लिखा गया है, इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल है और कोइंसिडेंट है। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने देख सकते हैं आप लोग कि ये दो इक्वेशन था, उस क्वेश्चन के ऊपर इन्होंने ये दो इक्वेशंस बनाए हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये दोनों के ग्राफ बनाने के लिए देखो दो दो पॉइंट इन्होंने मार्क किया, यहाँ 2 पॉइंट मार्क किया और यहाँ पे 3 पॉइंट उठाया, और फिर इसको ग्राफ पे दोनों ड्रॉ किया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये x माइनस 2y के लिए हो गया और ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 के लिए हो गया। दोनों का इन्होंने लाइन ड्रॉ किया और वो इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ये पॉइंट आपके ग्राफ पेपर पे क्लियरली दिख जाएगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इस केस में वो कोऑर्डिनेट्स कितना है, वो कोऑर्डिनेट्स है 4, एक मिनट, सो अगर मैं बात करूं यहां पे
ये वाला जो पॉइंट है, राइट? तो ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 4,2। 4,2 आप चेक भी कर सकते हो, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। x माइनस 2y, 4 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। और दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 4y, तो 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 2 8, 12 प्लस 8 20, तो राइट हैंड साइड के साथ इक्वल हो रहा है। ओके, तो यहां तक तो चीजें एकदम सही चल रही हैं। क्लियर? फिर ये ग्राफिकली इन्होंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और फिर ग्राफिकल मेथड के ऊपर डिस्कशन किया है। अच्छा गाइस, उससे पहले एक काम करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट 30 मिनट्स 35 मिनट्स मैं ही बोल रहा हूं, तो आप लोग फटाफट ये एक्सरसाइज 3.1 दिख रहा है, ये 3 क्वेश्चंस को पढ़ो और इसका इक्वेशन बनाओ। इन 3 क्वेश्चंस को पढ़ो और इसका इक्वेशन बनाओ फटाफट, ये 3 क्वेश्चंस, ठीक है? क्योंकि सबसे मुश्किल चीज क्या है जानते हो इस चैप्टर में? मुश्किल चीज सॉल्व करना नहीं है, मुश्किल चीज है इक्वेशन बनाना, सही इक्वेशन। क्योंकि अगर सही इक्वेशन नहीं बनाया आपने, गलत इक्वेशन बनाया, तो सॉल्व सही करोगे, हो सकता है आपको सॉल्व करना आता है, लेकिन आप क्योंकि गलत इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पॉइंट्स जो होंगे गलत आ जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इक्वेशन बनाना। तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश यूज करना पड़ेगा और इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो चलिए, आप 3 क्वेश्चन है, आपको रफली 6 से 7 मिनट के आसपास का मैं टाइम दूंगा। ओके सर बताएंगे कैसे सर लिख के? हाँ, अभी आप पहले अपने नोटबुक पे नोट कर लो, मैं रैंडमली आप लोगों का नाम लूंगा, या फिर आप चैट बॉक्स में भी शुरू कर सकते हो। चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 का इक्वेशन, मान लो 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 है, इस टाइप का कुछ। ठीक है, 2 मिनट में मैं पानी पी के आता हूँ। तो अंशु ने पहला आंसर दे दिया है। युविका, आपका आंसर आना चाहिए यहां पे। अभी मैं इनफैक्ट जो पहला क्वेश्चन का आंसर है वो युविका ही आंसर करेगी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर विश्वास करेगा, एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर श्रेया राज करेगा। श्रेया राज करेगी, सॉरी, बिकॉज मैंने आप लोगों के चैट बॉक्स में बहुत कम, इनफैक्ट चैट बॉक्स में आप लोगों को पार्टिसिपेट करते हुए नहीं देखा है। युविका, खुद को अनम्यूट कीजिए और बताइए कि आपका इक्वेशन क्या आया है पहले क्वेश्चन का। अच्छा गाइज, एक और चीज, आप में से बहुत लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ एक इक्वेशन बना रहे हो, जैसे कि अंशु ने सिर्फ एक इक्वेशन बनाया है, लेकिन ठीक से पढ़ोगे तो पता चलेगा
1 में दो इक्वेशंस बनेंगे, 2 में दो इक्वेशंस बनेंगे और 3 में भी दो इक्वेशंस बनेंगे। तो सिर्फ एक इक्वेशन अगर कोई बना रहा है तो उसने क्वेश्चन को इनकम्प्लीट पढ़ा है, वो समझा नहीं है। वेरी गुड नवनीत। x equal to -7 and y equal to 5. x इज इक्वल टू -7 एंड y इज इक्वल टू 5। ये आपने किसका आंसर बताया है? So 1 का नहीं, गलत है वैसे ये। अच्छा, आप सबके पास एनसीईआरटी है तो प्लीज अपना एनसीईआरटी को ओपन कर लीजिए। जिनको भी इक्वेशंस बनाने में दिक्कत हो रही है, अभी हम इसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। गाइस, क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन का चैप्टर था, क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन का चैप्टर था, तो सेम चीज यहां पे भी है, इक्वेशंस बनाना है। उन केसेस में क्या होता था कि आप सिर्फ एक इक्वेशन बनाते थे, लेकिन यहां पे आप दो इक्वेशंस बनाओगे हर क्वेश्चन में। तो यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज इक्वेशंस गलत बनेगा तो सॉल्यूशन ही गलत हो जाएगा। और इस चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में ही ना आपको इक्वेशन बनाना होता है। जैसे इक्वेशन पढ़ा आपने, तो जो आपका पहला स्टेप होगा, यहां पे आपको इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। सो यू हैव टू बी केयरफुल। विश्वास, क्या आप खुद को अनम्यूट करके बता सकते हो आपका इक्वेशन क्या आया है पहले वाले के लिए? पहले वाले के लिए बताना विश्वास, सेकंड वाला तो आपने चैट में बता दिया। सर हाँ बोलो। 7x plus y is equal to 7. 7x plus y is equal to 7. नहीं, गलत। चलो अनम्यूट करो, खुद को म्यूट करो। अभी पहला इक्वेशन गलत है तो मैं दूसरा पूछूंगा ही नहीं। अच्छा गाइस देखो, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ही इसमें से सबसे ज्यादा मुश्किल है। ओके, तो इसे प्लीज सब कोई नोट कर लेंगे, ठीक है? इस वाले को सब कोई नोट करो। ये सबसे ज्यादा मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये ना एजेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और एजेस वाले का जब भी होता है तो जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ओके, तो चलो आप लोग एनसीईआरटी को अपने पास में रखना, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयरिंग हटा रहा हूं, लेकिन मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा और इक्वेशन बनाऊंगा। ठीक है, सो आप लोग एनसीईआरटी अपने सामने रखिए। जिनको भी क्वेश्चन नंबर 1 में दिक्कत हुआ है, एनसीईआरटी सामने रखो। मैं क्वेश्चन देख के यहां से पढ़ूंगा और बोर्ड पे इक्वेशन लिखूंगा। तो एनसीईआरटी को देखना और फिर स्क्रीन पे देखना। ओके, सो क्वेश्चन कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी बेटी को कह रहा है 7 years ago। अब जैसे ही आप ये क्वेश्चन पढ़ते हो, और क्वेश्चन पढ़ते ही आपको जैसे ही पता चलता है कि ये एजेस के ऊपर का क्वेश्चन है, तो आपको ना टाइमलाइन पता करना है कि ये किस टाइम का बात कर रहा है। और जैसे ही आपको दिखा 7 years ago, दो चीजें अभी तक मैंने इस छोटे से स्टेटमेंट में मैंने पता किया कि यहाँ पे दो लोग हैं, एक है आफ्ताब और एक है उन आफ्ताब की डॉटर, और ये बात करे 7 years ago का। ठीक है, तो आपको यहां पे अब अपने फोन में देखिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। ठीक है, आफ्ताब के प्रेजेंट एज को एक्स माना, एंड इनफैक्ट ये कर सकते हैं एजेस के क्वेश्चन के लिए, आफ्ताब के प्रेजेंट एज को ए मान लेते हैं। ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर बी डी। तो मैंने क्या किया, जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा और वहां पे लिखा था आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, तो मैंने देखा कि दो लोग हैं, आफ्ताब है
उसकी डॉटर है, तो मैंने दोनों का जो प्रेजेंट एज है उसको एक वेरिएबल एज्यूम कर दिया। ठीक है, हमेशा प्रेजेंट एज को एज्यूम करना। क्लियर है ना? नाउ अब जैसे ही आप पढ़ते हो 7 years ago, तो अब केस लिख लेना। जिनको भी दिक्कत हो रही है वो ये फॉलो करे, प्रॉब्लम खत्म हो जानी चाहिए। 7 years ago, 7 साल पहले की बात कर रहा है। अब गाइस मानो जैसे कि यू आर राइट नाउ रफली 15 years old, आप अभी 15 साल के हो, तो 7 साल पहले कितने के हो गए? 15 माइनस 7। तो यहां पे जब मैंने एज्यूम किया है कि प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब ए है, तो 7 साल पहले आफ्ताब का एज कितना होगा? a माइनस 7। तो आप क्या कीजिए, यहां पे लिख लीजिए a माइनस 7 और थोड़ा सा स्पेस देकर सिमिलरली आफ्ताब की डॉटर का अगर अभी प्रेजेंट एज है d इयर्स, तो 7 साल पहले वो कितने की होगी? उसका एज होगा d माइनस 7। तो जैसे ही बस क्वेश्चन देखो, मैंने कितना क्वेश्चन पढ़ा? मैंने पढ़ा आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर कॉमा 7 years ago। तो मुझे इतना ही पढ़ के पता चला कि दो लोगों की बात की जा रही है, 7 साल पहले की बात की जा रही थी। तो मैंने उन दो लोगों का प्रेजेंट एज को कुछ अज्यूम किया और फिर केस लिखा, केस 1 7 years ago, और फिर मैंने a माइनस 7 लिखा, d माइनस 7 लिखा। तो इतना जितनों को दिक्कत हो रहा है ना, वो ये जरूर करेंगे, ये प्रोसेस फॉलो करोगे तभी जाकर आप इक्वेशन सही बना पाओगे। ओके, सो आई होप इतना तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे पढ़ता हूं। तो 7 years ago के बाद क्या कह रहा है? I was 7 times as old as you were then। I was, I कौन है यहां पे? कौन ये स्टेटमेंट कौन कह रहा है? तो आफ्ताब ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो यहां पे I मतलब है आफ्ताब और वो स्टेटमेंट कह रहा है अपनी डॉटर को, तो यू है यहां पे डॉटर। तो अब I की जगह आफ्ताब पढ़िए, यू के जगह पे डॉटर पढ़िए। तो अब ये क्या है? आफ्ताब was 7 times as old as daughter was then। तो हिंदी में ये कह रहा है कि आफ्ताब 7 साल पहले जितने एज का था और उस टाइम पे उसकी जो डॉटर की एज थी उसका 7 टाइम्स था। डॉटर की एज का 7 टाइम्स। ठीक है, तो आफ्ताब का एज है a माइनस 7, डॉटर का एज है d माइनस 7। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो a माइनस 7 है ना, वो d माइनस 7 का 7 गुना है। d माइनस 7 का 7 गुना है। तो जिनको पहला क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा था, क्या ये इक्वेशन क्लियर है अभी? दिस इज इक्वेशन 1। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? अब इसको सिंप्लीफाई करना कोई दिक्कत नहीं है, या मल्टीप्लाई करोगे तो 7 माइनस डी 7d माइनस 49 हो जाएगा, फिर एक साइड ले आओगे। बट आई होप आपको ये चीज अभी क्लियर हुई होगी। युविका, इज इट क्लियर नाउ? बिकॉज आपका इक्वेशन गलत आया था युविका, फिर नीचे विश्वास था। तो क्या आपका ये इक्वेशन अभी समझ में आया विश्वास? यस सर। युविका, इज इट क्लियर? ओके, तो ये बना हमारा पहला इक्वेशन। अभी मल्टीप्लाई वगैरह आप कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बस कोशिश है कि आपको वो समझ में आए। अब पढ़ते हैं सेकेंड लाइन ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड लाइन क्या है? अब सेकेंड लाइन किसके बारे में बात करें? देखो, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। जैसे ही मैं ये पढ़ूंगा मुझे पता चलेगा कि अच्छा, जो पहला स्टेटमेंट था वो अलग पीरियड का, वो 7 साल पहले का बात कर रहा है, लेकिन अब जो स्टेटमेंट आने वाला है वो स्टेटमेंट 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल बाद, 3 साल फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। तो जैसे ही ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए उस टाइम पे? आप यहां पे लिखोगे, आप यहां पे लिखोगे केस 2। और केस 2 कब का बात हो रहा है? 3 years ago, 3 साल पहले की बात हो रही है। और जैसे ही 3 साल पहले की बात होगी, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। आपको क्या करना है?
आपको जो जो लोग हैं ना क्वेश्चन में, उनका एज 3 साल बाद का लिखो, 3 साल बाद। अच्छा एगो नहीं है, सॉरी, 3 years आफ्टर। तो अगर आफ्ताब का अभी प्रेजेंट एज है ए, तो 3 साल बाद कितना होगा? वो हो जाएगा A+3। आफ्ताब की डॉटर का एज अभी है डी, जैसे अभी आप 15 साल के हो, 3 साल बाद आप कितने के होगे? तो 15 + 3 18। सिमिलरली आफ्ताब की डॉटर का अभी एज है डी, 3 साल बाद क्या होगा? 3 साल बाद एज हो जाएगा D+3। तो यहां A+3 लिखेंगे आप और यहां D+3 लिखोगे आप। जैसे यहां पे A-7 और D-7 मैंने पहले लिख लिया था ना, ये क्यों लिखा मैंने? बस दिखाया कि अच्छा 3 साल पहले, 3 साल बाद, सॉरी, 3 years आफ्टर, ये आफ्ताब A+3 और हो जाएगा और डॉटर D+3 हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ लिया जब, तो क्वेश्चन अब मैं जब इतना पढ़ लूंगा ना 3 years फ्रॉम नाउ, मैं साथ ही साथ इतना लिख लूंगा अपने नोटबुक पे और फिर देखूंगा क्या कह रहा है। तो अब कह रहा है आई शॉल बी 3 times as you will be। आई यहां पे कौन है? फिर से आफ्ताब है, और यू कौन है? डॉटर। तो आफ्ताब शॉल बी 3 times as old as डॉटर विल बी। तो कह रहा है कि 3 साल बाद आफ्ताब का जो एज होगा वो डॉटर के एज का 3 गुना होगा, डॉटर के एज का 3 गुना होगा। तो आफ्ताब का एज है A+3, डॉटर का एज है D+3। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला जो वैल्यू होगा, दिस इज इक्वल टू 3 times ऑफ D+3। तो यहां से हमको क्या आ जाएगा? यहां से हमको दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। जैसे युविका ने बहुत सही लिखा अभी। युविका आपका इक्वेशन सही है। x अगर आपने आफ्ताब के एज को माना हुआ है, y अगर आपने डॉटर के एज को माना है, तो x - 3y = 6 सही होगा। ओके, सो गाइस, क्या आपको दोनों इक्वेशंस पता चले कैसे बने हैं? यस सर। ओके, ग्रेट। सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 विच वाज वेरी इजी। अब बाकी क्वेश्चंस, आई डोंट थिंक बाकियों में कुछ ज्यादा दिक्कत होगी, बट उसे फटाफट कवर अप कर लेते हैं। अपना एनसीईआरटी अपने सामने खोल सकते हो गाइस। क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो यहां पे अब वेरिएबल कौन सा है? अब वेरिएबल है बैट का बात किया जा रहा है और बॉल का बात किया जा रहा है। तो अब जैसे ही आप ये पढ़ोगे, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ एजम्पशंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ एजम्पशंस बनाने पड़ेंगे। तो लेट, देखो गाइस, ये इस चैप्टर में आपको हमेशा करना है। शुरुआत में इक्वेशन बनाने से पहले आप उस इक्वेशन में जो जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे ना, जैसे एक्स वाई करोगे, तो एक्स क्या है, वाई क्या है, ये आपको पहले बताना पड़ेगा। सो लेट नंबर ऑफ बैट्स इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू वाई। एजेस के क्वेश्चन में ना हमेशा कैरेक्टर का पहला नाम लेना, बाकी कहीं पे आप एक्स वाई ही लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ बैट्स को एक्स माना, नंबर ऑफ बॉल्स को वाई माना। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि कोच कौन है, ये अनम्यूट कर लो खुद को। अंशु। ओके, सो क्वेश्चन में क्या है कि जो कोच है उसने 3 बैट बाई किया, 6 बॉल्स बाई किए 3900 का। तो हमने नंबर ऑफ बैट्स को x एज्यूम किया है। ठीक है, तो 3 बैट बाई किया तो इक्वेशन बनेगा 3x। देखिए यहां पे 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। अच्छा, अब ये कॉस्ट है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट का कॉस्ट माना x रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ
अच्छा ऑफ तो लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू वाई रुपीज। तो एक बैट का कॉस्ट है एक्स रुपीज का और एक बॉल का कॉस्ट है वाई रुपीज का। तो पहला इक्वेशन बना, क्योंकि उसने 3 बैट बाई किए थे। अब एक बैट अगर एक्स रुपीज का है तो 3 बैट कितने के होंगे, 3x। एक बॉल है वाई रुपीज का तो 6 बॉल्स कितने के होंगे, 6y। सो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ये मेरा बन जाएगा पहला इक्वेशन। श्रेया वेरी गुड। सेकेंड इक्वेशन है, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 बॉल्स। तो एक अनदर सिनेरियो का बात कर रहा है, ठीक है। जैसे ये पढ़ोगे ना गाइस, फुल स्टॉप के बाद जो पार्ट होता है वो सेकंड इक्वेशन के बारे में होता है हमेशा, ये चीज ध्यान रखना, ओके। तो अब कह रहा है कि उसने एक बैट और 2 बॉल बाई किए थे सेम काइंड के, जो जैसा बैट और बॉल पहले बाई किया था वैसा ही अभी बाई किया, और अब उसको कॉस्ट पड़ रहा है कितना, 1300 रुपए। नहीं युविका, देखो यहाँ पे कुछ लोग ये गलती कर सकते हैं, वो पहले 3 बैट है अभी एक और बैट है, तो कुछ लोग इसमें 4x लिखेंगे। पहले 6 बॉल से अभी 2 बॉल से, तो कुछ लोग उसको 8y कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। लेटर का मतलब क्या है, बाद में। बाद में शी बाइज अनदर बैट, बाद में गई है फिर से उस दुकान पे, और वैसा एक और बैट लिया है और 2 बॉल्स और लिए हैं, कितने के, 1300 रुपए के। तो अब ये इक्वेशन, आयुषी 3y कहां से लिखा आपने, तो अब यहां पे इक्वेशन क्या होगा, x प्लस 2y, क्योंकि एक बैट बाई किया है उसके लिए x रुपीस, 2 बॉल्स बाई किए, एक बॉल बाई करने पे y रुपी है, 2 बाई किया तो 2y हो गया। दिस इज इक्वल टू 1300। तो ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा अभी। युविका, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 कैसे होगा? हाँ आयुष, हाँ आशीष बोलो। आइए इधर दिखाएं। आशीष कुछ कह रहे हो या गलती से हो गया? अच्छा सर गलती से हो गया। ओके ओके। सर कुछ एनसीईआरटी बुक में 3 बॉल दिया हुआ है सेकंड इक्वेशन में। अच्छा अच्छा, इसलिए लोग 3y लिख रहे हैं। ओके ओके। अच्छा जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने बताया कि यहाँ पे 2 मोर बॉल्स के जगह पे आप में से कुछ लोगों का बुक में 3 बॉल्स लिखे हुए हैं, तो उसके हिसाब से कुछ लोग 3y लिख सकते हो, तो दैट इज परफेक्टली फाइन, कोई इश्यू नहीं है। मेन चीज है कि आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाला। तो गाइस थर्ड वाला और सेकंड वाला ऑलमोस्ट सिमिलर है। वहां पे बैट और बॉल खरीद रहा था और यहाँ पे एप्पल्स और ग्रेप्स खरीद रहा है। तो सेम हम लोग सेम चीज करेंगे। 1 kg एप्पल का कॉस्ट मान लेंगे x और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट मान लेंगे y। तो पहला केस में वो 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप बाई कर रहा है 160 रुपए का। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। नेक्स्ट केस में क्या है, आफ्टर अ मंथ, 1 महीने के बाद वो 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स बाई कर रहा है 300 रुपए में। तो अब इक्वेशन क्या बनेगा, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ओके, पहला इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, दूसरा इक्वेशन 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। सर इजी करने के लिए 2 कॉमन भी ले सकते हैं ना? हाँ, वो सॉल्व करने के टाइम पे आप कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, अभी सिर्फ इक्वेशन पे बात कर रहे थे हम लोग। तो आज का क्लास आई थिंक यहीं पे हम ओवर करते हैं। जो की पॉइंट्स आज की क्लास से आपको पता चला होगा कि लीनियर इक्वेशंस का डेफिनेशन आपको पता था, लेकिन यहाँ पे आप डील करोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के साथ। पेयर मतलब कि 2 इक्वेशंस होंगे, दोनों लीनियर इक्वेशंस होंगे, 2 वेरिएबल वाले। तो हर क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब इक्वेशंस को सॉल्व करने के 4 तरीके हैं। पहला ग्राफिकल, उसके बाद जो 3 मेथड है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आगे। ग्राफिकल मेथड में हम हर इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन ड्रॉ करोगे तो 3 अलग अलग केसेस बनेंगे। प्लीज अनम्यूट कर लो अंशु, म्यूट कर लो खुद को, ठीक है। उसके बाद 3 अलग अलग केसेस बनेंगे। उन 3 केसेस के ऊपर भी हम और अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि वो 3 केसेस कब बनते हैं कब नहीं बनते। बट फिलहाल के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफिकली 3 सिनेरियोज हो सकते हैं।
और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 3.1 को कवर किया। अब यहाँ पे आपका जो काम होगा होमवर्क, जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट्स इक्वेशंस बनाने में फंस रहे हैं, और जब तक आपसे इक्वेशन बनेगा नहीं तब तक आप ये ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना। तो आप सब कोई, मैं रफली 5 से 10 क्वेश्चंस आपके ग्रुप पे शेयर करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे, और आप लोगों का काम होगा, और एक दिन के बाद मैं उसका की दे दूंगा ग्रुप पे, तो आप उस की के साथ उसे वेरीफाई कीजिएगा कि आपने इक्वेशन सही बनाया है या नहीं। अगर कहीं पे फंसते हो बताना, मैं उसे बताऊंगा, ठीक है। अंशु, मैथ्स टेस्ट में पॉलिनोमियल का डिवीजन देखो, 10th वाला पेपर मैंने नहीं बनाया है, सुनील सर ने जितना पढ़ाया है, आज की क्लास को छोड़ दो, इनफैक्ट लीनियर इक्वेशन से कुछ नहीं, बट आई थिंक सुनील सर जो बताया है वो बताया कि पॉलिनोमियल्स चैप्टर में से उन्होंने पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया है, तो वो पूरा चैप्टर आपके टेस्ट में आएगा। ओके ओके सर। सो गाइज यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। आपको ग्रुप पे मैं कुछ क्वेश्चंस शेयर करूंगा, सॉल्व करने पे टाइम नहीं देना, सॉल्विंग तो अभी तक मैंने आपको बताया ही नहीं है, बट आप लोग इक्वेशंस बनाने पे फोकस करना। और अगर आपके पास रेफरेंस बुक है, आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल है, तो सिर्फ इक्वेशंस बनाने पे फोकस रखो। इक्वेशंस बनेगा ना तभी जाकर आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। ओके वेरी गुड राघवेंद्र, प्रैक्टिस करो इस तरीके से ना, स्टेटमेंट को ब्रेक कर करके करोगे तभी होगा। ओके और जहां भी दिक्कत होगी गाइस, अब तबियत ठीक हो गया, आपके ग्रुप पे क्वेश्चन आएंगे तो मैं वहां पे सॉल्यूशन भेजूंगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, मैं यहीं पे Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम, Thank you, sir. एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।